जय हिंद दोस्तों। मैं ध्रुव कुमार आप सबका अच्छी वो में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग इस वीडियो में नालंदा विश्वविद्यालय, शुंग चंद्रगुप्त मौर्य और बराबर की गुफाओं के बारे में देखेंगे। ये जो टॉपिक्स है काफी आपके एग्जाम्स के लिए 69th बीपीएससी और बिहार के सभी एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वीवीआई टॉपिक्स हैं। साथ में इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी देखेंगे। ठीक है, इवन और एमसी के थ्रू ही हम पूरे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय फर्स्ट है। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शंस की बात करें यहाँ पे, चिकित्सा के लिए, तर्कशास्त्र के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए और रसायन विज्ञान के लिए। बताइए आंसर क्या है? द आंसर है इसका सी, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध है। बात करें यहाँ पे कि जो नालंदा विश्वविद्यालय उसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा किया गया। कब किया गया? 514 से 454 ईस्वी में। बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे पढ़ने के लिए लोग कहाँ कहाँ से आते थे? तो यहाँ पे पढ़ने के लिए भारत के अलावा जावा से, चीन से, तिब्बत से, श्रीलंका से और कोरिया से छात्र स्टडी के लिए यहाँ पे आते थे। ये देखिए नालंदा विश्वविद्यालय का खंडहर है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और कॉन्सेप्ट है वो अभी देखते हैं। जो आपके 69th बीपीएससी और जो भी बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस हमेशा बनते रहे हैं और हमेशा पूछा जाता है। तो ध्यान से आप इन चीजों को आप अच्छे से लर्न कीजिए। बात करें यहाँ पे कि नालंदा विश्वविद्यालय के विश्व का प्रथम शैक्षणिक संस्थानों में इसके काउंट किया जाता है। स्थापना की बात करें तो 5वीं शताब्दी में हुआ था। और ये अभी स्थित कहाँ पे है? तो बेसिकली उस समय राजगीर, अब राजगीर में स्थित। बात करें यहाँ पे तो कुमारगुप्त और जो हर्ष था और बाद में जो पाल साम्राज्य है उसके अधीन है, काफी फला फूला। यह न केवल एक आवासीय विद्यालय था, साथ साथ में ये क्या है, एक बौद्ध मठ के रूप में भी इसको पहचाना जाता है। बात करें यहाँ पे तो चीनी यात्री ह्वेन सॉन्ग जो था, इसके लेखों में इसका काफी वर्णन मिला है यहाँ पे। बात करें तो नालंदा में 10,000 उस समय भिक्षु और 2,000 शिक्षक थे। आर्यभट्ट जो हमारे प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री हैं, इस विश्वविद्यालय के क्या थे? प्रमुख थे। कुछ जो प्रसिद्ध छात्र रहे जैसे कि हर्षवर्धन, नागार्जुन, बसुबंधु, इसके काफी प्रमुख छात्र रहे हैं। ठीक है, और नालंदा विश्वविद्यालय का जो कार्यकाल था वो 800 सालों का, वो बहुत वर्षों तक इसका काफी शिक्षा में काफी योगदान रहा है। बात करेंगे नालंदा तो नालंदा जो है तीन शब्द ना, आलम और दा से ये मिलकर के बना हुआ है। इसका अर्थ होता है कि ज्ञान का अजय प्रवाह। बात करें ह्वेन सॉन्ग के बारे में तो एक चीनी विद्वान था और विश्वविद्यालय के बारे में इसने अपने विवरण जो लिखा है। ठीक है, इसको कहा जाता है कि मैं नालंदा विश्वविद्यालय का छात्र भी था। आर्यभट्ट के बारे में बात करें तो भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोलविद में से एक है। इन्होंने शून्य का आविष्कार किया था, जो हमारी गणना करने के पैटर्न को इसने क्या कंप्लीट बदल दिया। और इनको कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के क्या थे? प्रमुख। जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसका जो विनाश किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया 1153 में। और बख्तियार खिलजी था कौन? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। तो 1193 में इसने बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पे क्या किया? आक्रमण कर दिया। और जो इतना घातक था कि आज तक मतलब वो उसके बाद उसका दोबारा से पुनरुत्थान नहीं किया जा सका। लेकिन इसके पीछे उसे कोई राजनीतिक इच्छा नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि शुंग कला। जो शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं? ऑप्शंस की बात करें यहाँ पे, वैशाली, समस्तीपुर, बोधगया और पटना। बताइए आंसर क्या होगा? आंसर है सी, बोधगया से। ठीक है, बोधगया से शुंग कला के जो उत्कृष्ट नमूने हैं बेसिकली वो बोधगया से प्राप्त हुए हैं। इसमें बोधगया के विशाल मंदिर के चारों ओर एक छोटी सी पाषाण वेदिका मिली है, उस पर भरहुत स्तूप का चित्र उस पे क्या किया गया है? उत्कीर्ण किया गया है। ये पूछा जा सकता है कौन सा स्तूप का? तो भरहुत स्तूप का चित्र उस पे उत्कीर्ण किया गया है। तो ये आपका रहा स्थापत्य कला का उसका। ठीक है, बात करें यहाँ पे
शुंग वंश के बारे में बात करें यहाँ पे, तो शुंग वंश का जो एम्पायर रहा है, आप ये एरिया देख सकते हो। तो भारत के इस क्षेत्र में शुंग वंश का रहा है। इसके अंतर्गत क्या था? पाटलिपुत्र, कपिलवस्तु, साकेत, सांची और उज्जैन। ये पूरा का पूरा एरिया किस क्या था? शुंग डायनेस्टी के अंदर था, शुंग वंश के अंदर में था। शुंग वंश। ठीक है। बात करें यहाँ पे कि शुंग वंश का, तो शुंग वंश का जो स्थापक कौन था? तो ये था पुष्यपित। जो पुष्यमित्र शुंग था, इसका क्या था? शुंग वंश का संस्थापक माना जाता है। और ये बेसिकली जो बृहद्रथ था, उसका ये सेनापति था। बृहद्रथ था कौन? ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था। तो बृहद्रथ का हत्या करके पुष्प शुंग ने क्या किया था? शुंग वंश की स्थापना किया था। ठीक है। और कब किया था? 185 ईसा पूर्व में। कहा जाता है कि पुष्पमित्र शुंग जो था एक कट्टरवादी ब्राह्मण था। ठीक है। इसके बारे में कहा जाता है कि हर्ष चरित्र में जो बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था, जिसको पुष्पमित्र को अनार्य कहा गया था। क्या कहा गया था? अनार्य कहा गया था। ठीक है। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यागों का क्या कहते हैं, आयोजन किया था। और इसका जो कहाँ व्याख्या मिलता है? तो अयोध्या के अभिलेख में इसकी पूरी विवरण मिलती है, जो किसके द्वारा लिखी है? ये धनदेव के अयोध्या अभिलेख से अनुसार ये मिलता है। इसके पुरोहित कौन थे? तो पतंजलि इसके क्या थे? पुरोहित थे। ठीक है। अब जो पुष्यमित्र शुंग था, उसको बौद्ध धर्म से मतलब वो कोई ज्यादा एक तरह से चिढ़ थी उसको। इसलिए उसने जो बौद्ध विहार था, उसको क्या कर नष्ट कर दिए। और बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं को उसने क्या किया? हत्या किया। लेकिन इससे प्रतीक होता है कि क्या है? बौद्ध धर्म का विरोधी था। लेकिन इसने बृहद स्तूप का बनाने का जो श्रेय जाता है, किसको जाता है? पुष्यमित्र शुंग को जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य को के जो राज्य प्रसाद है, जो शासन है या फिर जो घर था, उसकी शान शौकत का मुकाबला न तो सूसा और न ही एक बतना कर सकते हैं। ठीक है। तो किसने कहा था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है, उसका जो राजप्रसाद के बारे में, इसकी जो शान शौकत है, उसका न सूसा और न ही एक बतना कर सकते हैं। ऑप्शंस की बात करें यहाँ पे, तो फाहियान, मेगास्थनीज, एरियन और चाणक्य। बताइए आंसर क्या होगा? आंसर है इसका सी, एरियन के द्वारा ही कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? एरियन के द्वारा कहा गया। बेसिकली एरियन ने कहा था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कि इनका जो शान शौकत है, वो न सूसा न एक बदला कर सकते हैं। और बेसिकली ये जो अवशेष मिले हैं, कहाँ से मिले? पटना के जो पास है कुमरार गांव से इसका अवशेष मिला है। ये चंद्रगुप्त मौर्य हो गए। ठीक है। और उनके साम्राज्य की बात करें, तो इनका जो साम्राज्य था, आप देख सकते हैं कहाँ से कहाँ तक मैप के थ्रू। ये पूरा साम्राज्य किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का था। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में यदि हम बात करें, तो इनका जो पीरियड रहा है 322 से 298 ईस्वी तक का रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद, उसको पराजित करके अपना उन्होंने 25 वर्ष की आयु में उन्होंने मौर्य वंश की क्या किया था? स्थापना किया था। कब? 322 ईसा पूर्व में। और इसमें जो मौर्य वंश की स्थापना करने में किसने बहुत बड़ा रोल निभाया था? तो वो था चाणक्य। किसके द्वारा निभाया गया था? चाणक्य। ठीक है। ये जैन और बौद्ध ग्रंथ में इनको क्या कहा जाता है? क्षत्रिय कहा जाता है। जैन और बौद्ध ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा जाता है? क्षत्रिय कहा जाता है। लेकिन ब्राह्मण साहित्य में इसको क्या कहा जाता है? शूद्र कहा जाता है। जबकि मुद्रा राक्षस है, उसमें वृषल या निम्न कुल का कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। और मुद्रा राक्षस लिखा लिखा किसने था? तो अभिशाप दत्त ने लिखा था। एंडोकोर्स की कहा किसने कहा था? तो एपियन और प्लूटार्क ने कहा था। सेंडोकोर्स किसने कहा था? तो फिलाडेल्फस ने कहा था। ठीक है। बात करें कि सेल्यूकस निकेटर के साथ इनके युद्ध देखा था 305 जो बीसी था। उस समय सीरिया का एक शासक था सेल्यूकस निकेटर, जिनसे इनका युद्ध हुआ था, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया था और उसके साथ एक क्या किया? समझौता किया, संधि किया था। इस संधि में उसने सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री थी हेलेना से क्या किया था? शादी किया था। साम्राज्य विस्तार के बारे में बात करें, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य विस्तार था, तो पश्चिमोत्तर में, पश्चिम और उत्तर भारत में, मतलब उस पश्चिम और उत्तर के जो एरिया है, वहां पे ईरान से फ्रांस तक इसका फैला हुआ था। पूर्व में बात करें तो पूर्व में बंगाल तक था और दक्षिण में मैसूर या उत्तरी कर्नाटक तक फैला हुआ था। मेगास्थनी जो था, एक क्या था? सेल्यूकस निकेटर का ये राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और इसने जो पाटलिपुत्र है, उसका विवरण उसने किस नाम से किया है? पॉलीप्रोथा नाम से किया है।
चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेख के बारे में बात करें तो दक्षिण भारत चंद्रगुप्त मौर्य ने जब दक्षिण भारत का जो विजय अभियान किया था तो उसके जो दो ग्रंथ हैं तमिल ग्रंथ, इसका नाम है अहनानूर और मरनानूर में और अशोक के अभिलेख से प्राप्त होते हैं। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का जो दक्षिण भारत विजय है वो तमिल ग्रंथ अहनानूर और मरनानूर अभिलेख से और सॉरी ग्रंथ से और अशोक के अभिलेख से प्राप्त होता है। ठीक है। और जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो बंगाल विजय अभियान था वो क्या महास्थान अभिलेख से प्राप्त होता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से हमेशा बीपीएससी के द्वारा या बिहार के किसी भी एग्जाम्स में चंद्रगुप्त मौर्य से लगातार क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। ठीक है, हमेशा पूछा जाता है। तो वो बात करें कि सिकंदर से भेंट के बारे में, तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो समकालीन शासक सिकंदर महान से चंद्रगुप्त मौर्य के जो भेंट का उल्लेख किसने किया था? जस्टिन और प्लूटार्क के द्वारा ये किया गया है। ठीक है। जस्टिन जो था उसने चंद्रगुप्त मौर्य की जो सेना थी उसको डाकुओं का गिरोह कहा जाता था, कहता था। क्या कहता था? डाकुओं का गिरोह कहता था। बात करें कि चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम समय और मृत्यु कब हुई थी, तो बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के में और 12 वर्ष का क्या पड़ गया था, अकाल पड़ गया था। तो उसने चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना सारा शासन अपने पुत्र बिंदुसार को दे करके अपने गुरु, उनके गुरु थे भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत चला गया। ठीक है। और वहीं पे श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर उसने संलेखना विधि से अपने प्राण क्या कर दिए, त्याग दिए थे। ठीक है। और उसने ये पहला शासक था जिसने मतलब अकाल से निपटने के लिए क्या अन्ननागार की स्थापना किया था। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार के अफसरगढ़ जो गया में है से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष मिला है। इस मंदिर पर कौन सा दृश्य अंकित किया गया? किसका दृश्य अंकित है? रामगुप्त एवं देवी का, शिव एवं तथा पार्वती का, रामायण के या महाभारत? बताइए आंसर क्या है? आंसर है सी, रामायण के चित्र इस पे प्राप्त किए गए। अफसर अपसगढ़ जो है और गया से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष है। इसके दीवारों पर किस रामायण की कथा का दृश्य अंकित किया गया है। बात करें यहाँ पे बराबर की गुफा, यहाँ से भी ये भी क्वेश्चंस बार बार पूछा गया है। तो बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है? ठीक है। आजीविकों ने, थारुओं ने, जैनों ने या तांत्रिकों ने? बताइए आंसर क्या हो? आंसर है कि आजीविकों के द्वारा बराबर की गुफाओं का प्रयोग किया गया है। बराबर की गुफाओं का प्रयोग आजीविकों ने आश्रय गृह के रूप में इसका प्रयोग किया। अशोक ने बोध गया की यात्रा के तिथि वहां पे के स्तूप का भी किया गया निर्माण करवाया था। देखते हैं, ये रहा बराबर की गुफाएं, आप देख रहे हो ये रहा बराबर की गुफाएं। ठीक है। बराबर की गुफा में बेसिकली चार भागों में चार तरह की गुफाएं थी। तो पहला क्या था? लोमस ऋषि गुफा है, दूसरा है सुदामा गुफा, तीसरा विश्व झोपड़ी गुफा और फोर्थ है कर्ण चौपार गुफा। ये है कहाँ पे? बिहार के मुख्तुमपुर एरिया में। कब बना था? तो बात करें थर्ड शताब्दी ईसा पूर्व की। और किसके? अशोक के द्वारा बनाया गया था। एक बेसिकली क्या है, ग्रेनाइट के एक पत्थर से बना हुआ है और आजीवक संप्रदाय के सन्यासियों के लिए यहाँ पे रहने के लिए यहाँ उसका उपयोग किया जाता था। बात करें कि बराबर और नागार्जुनी की जो गुफाएं हैं वो जुड़वा पहाड़ियों पर बनी हुई हैं और बराबर की जो गुफाएं हैं वो किसको बना करके? तो ग्रेनाइट चट्टान को काट करके वे बनाया गया है। और ये बनाया किसने है? तो अशोक और दशरथ मौर्य के द्वारा ये बनवाया गया है मौर्य काल में। बेसिकली बराबर की गुफाओं का प्रयोग जो आजीवक संप्रदाय है, उसके द्वारा प्रयोग किया जाता है। लेकिन अशोक कौन सा धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म को मानता था। और आजीवक संप्रदाय का जो स्थापना किसके द्वारा किया गया था? उसका संस्थापक था महर्षि घोषाल नाम था। बेसिकली उस जो ये गुफाएं हैं, वहां पे जो हिंदू देवी देवताओं की भी काफी मूर्तियां पाए जाते हैं। ठीक है। क्योंकि बौद्ध जो हिंदू धर्म है, बौद्ध और जैन धर्म से भी क्या है, अटूट लगाव है। यहाँ पे आकर्षक प्रतिध्वनियां भी क्या बराबर की गुफाओं में काफी सुनाई देती हैं। सो फ्रेंड्स, ये था वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके बीपीएससी और बिहार के सारे एग्जाम्स के लिए, इवन बिहार के टीचर्स के लिए भी। ठीक है। तो ये लगता है कि वीडियो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है। आपके सक्सेस के लिए वेरी गुड लक। थैंक यू।